कहते हैं कि दुश्मन को वहां चोट करो जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत हो, और फिर वो चोट बहुत लगती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी यही कर रही है। पहले ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लिया। अब ममता की पार्टी के नेता एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप चलो, मैं आता हूं। फिर ऐसा हो क्या रहा है? ऐसी कौन सी हवा बंगाल में चल रही है कि ममता के पिंजरे से हर कोई फुर्र हो रहा है, और ममता के रोके कोई रुक भी नहीं रहा। तो क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी? आज बंगाल में अमित शाह का फर्स्ट शो था, लेकिन यह तूफानी था। ऐसा लगा कि ममता बनर्जी शाह के तूफान में घिर चुकी हैं, और आज 9 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी का एक सांसद भी शामिल हुआ। तो बीजेपी से मेरा सवाल है, क्या बागियों के सहारे ही चुनाव जीतोगे? और आज अमित शाह ने एक किसान के घर पर दाल भात, खीर, रसगुल्ला खाया। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति ही करनी है तो आप बीजेपी से आगे निकल जाओ। किसी किसान के घर पर जाओ जहां डबल रसगुल्ले खा लो, 10 बार खीर खा लो। लेकिन यह क्या है? बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं रुक क्यों नहीं रही हैं? उन पर हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? और क्या ममता बनर्जी बंगाल की नहीं, अपनी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं? और आज भी रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। तो क्या जब तक चुनाव नहीं होते, यानी अगले 6 महीने तक यही बंगाल में होगा? और मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो कार्यकर्ताओं के रूप में आपके पास गुंडे हैं ना कुछ, इनको संभालो। और अगर नहीं संभाल रहे तो लोगों को बता दो कि हां, हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, जब किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती है तो राष्ट्रपति शासन भी लगता है। लोकतंत्र के रहते हिंदुस्तान में तानाशाही की जगह नहीं होती है। शाह की हुंकार, टीएमसी में हाहाकार। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। बंगाल का रण, शाह का महाप्रण। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शाह के पहुंचते ही टीएमसी में भगदड़। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। चुनाव तक अकेली पड़ जाएंगी ममता। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। मिशन 200 के आगे टीएमसी पस्त। बंगाल के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। आज बंगाल के रण में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जब उतरे तो बंगाल की हवा ही बदल गई। पूरा बंगाल आज भगवा सा दिखने लगा। अमित शाह ने जब मंच संभाला तो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए 9 विधायक और एक सांसद को सबसे पहले बीजेपी में शामिल कराया। इनमें ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद अमित शाह ने सबसे पहले ममता दीदी पर निशाना साधा। अमित शाह ने ममता को बीजेपी के लिए दल बदलू पार्टी कहे जाने के लिए आड़े हाथों लिया। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु
अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी को मां, माटी, मानुष का नारा याद दिलाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने इस नारे को ही बदल दिया। मगर आपने क्या करा? मां, माटी, मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भाई भतीजावाद फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने बंगाल की जनता से ही पूछा कि वो ही बता दे कि 10 साल से ममता के कार्यकाल में बंगाल का विकास क्यों नहीं हुआ। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। अमित शाह ने बंगाल की जनता से और खासकर बंगाल के किसानों से कहा कि केंद्र की तरफ से दी जाने वाली मदद लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि सारा पैसा दीदी के कार्यकर्ता और नेता डकार जाते हैं। पूछने आए हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। अमित शाह ने पूरे विश्वास के साथ यह ऐलान किया कि बीजेपी बंगाल में 200 से अधिक सीटों पर कब्जा करेगी, क्योंकि बंगाल के विकास का टीएमसी ने जो वादा किया था वो पूरी तरह से झूठा निकला। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को उनकी रैली में पहुंचे लाखों लोगों की तस्वीर एक बार देख लेने की अपील की और कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। कुशासन हटेगा तो बंगाल बचेगा। इसी के साथ अमित शाह ने बंगाल की जनता से बीजेपी को 5 साल मौका देने की गुजारिश की। 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। अमित शाह ने अपने 200 कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी याद किया और कहा कि टीएमसी उनके जितने भी कार्यकर्ताओं को मारेगी, बीजेपी कार्यकर्ता उतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से साफ करके ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी के महाचाणक्य के पैर पड़ चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगाज की आवाज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कानों तक जा चुकी है और तृणमूल में अब तक की सबसे बड़ी तोड़फोड़ कर अमित शाह ने बंगाल में सरकार बनाने की धुन भी बजा दी है और अमित शाह की ललकार से बंगाल की सबसे बड़ी दीदी के किले की दीवार भी दरक रही है। अमित शाह के बंगाल दौरे से जहां सूबे की सियासत गर्मा चुकी है, वहीं दीदी को अपनी हार का डर अभी से सता रहा है और बीजेपी के वार से ममता दीदी की हार तय होती जा रही है। अमित शाह ने ममता के गढ़ में हुंकार भरते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव तक ममता दीदी अकेली रह जाएंगी, सब साथ छोड़ देंगे। जो स्पीड दिख रही है
साल 2021 में विधानसभा चुनाव होने और ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी अभी से ही पूरा जोर लगा रही है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी ने ममता दीदी से उनके सबसे बड़े योद्धा को छीन लिया है। जिस शुभेंदु अधिकारी पर अभी तक ममता दीदी का अधिकार होता था, उसी शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के पैर छूकर बीजेपी के वो शरणागत हो गए हैं। जो अधिकारी अभी तक ममता दीदी के लिए शुभ थे, वही अधिकारी 2021 में होने वाले चुनावों में ममता दीदी के लिए अब अशुभ हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी अब ममता नहीं बल्कि बीजेपी के खेमे से लड़ेंगे और ममता दीदी के कैंप में अपने तरकश से वो तीर छोड़ेंगे। शाह के ललकार से बात बात पर लाल पीली होने वाली ममता दीदी आजकल काली पड़ गई हैं। शाह ने ललकारते हुए कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अभी विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। अगर बीजेपी इन चुनावों में 200 सीटें जीत जाती है तो ममता दीदी की लंका तो खुद भी खुद राख हो जाएगी। और अपनी हार के डर से घबराई ममता दीदी कहती हैं कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल कर लेती है। तो मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, क्या तृणमूल कांग्रेस से ही उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, या इससे पहले भी किसी और पार्टी की वो सदस्य थी? शायद ये कहते वक्त दीदी भूल गई कि तृणमूल बनाने में पहले वो किसी और पार्टी में थी, लेकिन जब उस पार्टी ने ममता दीदी को भाव नहीं दिया तो उन्होंने खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। और मैं दीदी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी मूल पार्टी कांग्रेस ही थी। यह तो सिर्फ सुखबुगाहट है। जिस तरह की सुनामी मैं देख रहा हूं, वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये जो बीजेपी में आ रहे हैं ना लोग, कभी मां माटी मानुष के नारे के साथ आगे बढ़े थे, आज इनका मां माटी मानुष वाला मोह भंग हो गया है। शाह के पहले प्रहार से ही टीएमसी में हाहाकार मच गया है और शाह के सोनार बांग्ला के सपने ने बंगाल बीजेपी इसको पूरा करने का दावा कर रही है। और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है, क्योंकि टीएमसी में तो भागम भाग मची है। और मुझे लगता है कि ममता के बागी बीजेपी के मिशन बंगाल को पूरा कर देंगे, क्योंकि ममता के बागी एक एक करके बीजेपी के कैंप में शरण ले रहे हैं। मतलब शाह के हुंकार से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की आठ अभी से सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ममता इस बार अपना किला बचा पाएंगी? क्योंकि बंगाल में शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और शाह के शंखनाद से ममता बनर्जी की नींद में खलल है। मेरे कहने का मतलब है कि टीएमसी के दलदल में बंगाल में कमल खिलने वाला है, क्योंकि टीएमसी के दो फूलों की कलियां कमल के सामने मुरझाने लगी हैं और बंगाल में जैसे जैसे कमल खिलने की आहट सुनाई दे रही है, वैसे वैसे टीएमसी के दो ये फूल ये मुरझाने शुरू हो गए हैं। बंगाल के मिशन शाह ने ममता की मुश्किलें बढ़ाई हैं, क्योंकि ममता के बागी बीजेपी के साथी हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि ममता के गढ़ में कमल नहीं खिलेगा। शाह ने सवाल किया कि बंगाल में विकास क्यों नहीं हो रहा है? ममता केवल अपने भतीजों करीबियों को मंत्री पद क्यों देना चाहती हैं? या दे रही हैं? गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। जो केंद्र सरकार आम लोगों के लिए पैसे भेजती है उन्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र जो पैसा दीदी के बंगाल में भेजती है वो पैसा कहीं और हजम हो जाता है। और यही वजह कि आज टीएमसी का ही आजमा खराब है। मेरे कहने का मतलब है कि टीएमसी से भागकर लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। फिर मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इतनी अच्छी सरकार चलाई और बंगाल का इतना विकास किया, तो उनके मंत्री और विधायक बागी क्यों हो रहे हैं? उनका साथ छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए क्यों तैयार है? हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था,
बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में से बीजेपी ने लगभग 18 सीटें जीती थी और ममता के किले में सेंध लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी दीदी को अभी समझ में नहीं आया कि इनके किले में बीजेपी सेंध लगा चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अमित शाह ने ममता दीदी को ललकारते हुए आज कहा कि गरीबों का अनाज टीएमसी चट कर गई, मतलब ममता की पार्टी। कई पशुओं का चारा चट कर जाते हैं, कई अनाज सफा चट कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों में बांटने के लिए जो अनाज भेजा था उसे ममता दीदी के तृणमूल वाले चट कर गए। और अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर थे तो उनके काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। फिर मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या बंगाल में बिना उनकी इजाजत के कोई जा नहीं सकता? क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? और क्या बंगाल जाने के लिए अलग से परमिट लेना होगा? लेकिन अमित शाह ने शंखनाद करते हुए कहा कि बीजेपी डरने वाली नहीं है। बंगाल की जनता परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है और बंगाल की समस्या का समाधान बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए बंगाल की जनता ने ममता सरकार को गिराने का मन बनाया। मतलब कि बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है, जिसे मैं भी बहुत साफ साफ देख रहा हूं। अब तो हर दरख्त से बदलाव की आवाजें आ रही हैं। ममता के करीबी और प्रदेश सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा। आज एक सांसद समेत कुल 10 नेताओं ने कमल खिलाने का मन बनाया और बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि चुनाव तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। शाह ने कहा कि चुनाव तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी को हराने का काम करना है और आज कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताओं का अपने दलों से कैसे और क्यों मोहभंग हुआ है। शाह ने बंगाल की जनता से कहा कि उन्होंने 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक लेफ्ट को मौका मिला, 10 साल तक ममता बनर्जी को, लेकिन 5 साल बीजेपी को दीजिए। इसके बाद बंगाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बना देगी। और शाह ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। 150 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए गए। क्या बंगाल में खून खराबे की पॉलिटिक्स हो रही है? क्या ममता दीदी हिंसा से चुनाव जीतना चाहती हैं? और मैं पूछता हूं कि टीएमसी कितने और लोगों को मारेगी? और बीजेपी ने कहा कि अगर एक को मारोगे तो हमारे 5 तैयार होंगे। अब ममता बनर्जी को यह भी जान लेना चाहिए कि पूरा बंगाल उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, क्योंकि कोई खून की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता और खून खराबे को कोई पसंद भी नहीं करता। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ लोग कहते थे कि बंगाल में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर ममता के गल में डंका बजाया और इस बार जब विधानसभा के नतीजे आएंगे उसे भी जनता देखेगी, क्योंकि टीएमसी के जितने भी शुभ लाभ थे वो तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो टीएमसी में राहु केतु ही बचे हैं और बीजेपी का तो दावा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। हालांकि दीदी का जो दावा है वो करती हैं कि उन्होंने बंगाल का जितना विकास किया उतना विकास कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे विकास कम विनाश ज्यादा दिखाई दिया। जब देखो तब बंगाल में पिटाई कुटाई ये चलती रहती है और जब भी मैं अखबार पढ़ता हूं या टेलीविजन देखता हूं तो बंगाल में हिंसक झड़प, 8 लोग घायल, बंगाल हिंसा में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत। मैंने कभी यह नहीं पढ़ा कि बंगाल में नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, बंगाल में 5000 युवाओं को सरकारी नौकरी, कभी नहीं। मैं तो कहता हूं कि हिंसा क्या बंगाल की पहचान बन चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि बंगाल का विकास तो हुआ नहीं, लेकिन टोलाबाजी जरूर बढ़ गई। दीदी ने बंगाल से भ्रष्टाचार हटाने का वादा किया था,
लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, कमीशनबाजी है, और टीएमसी में जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसे उतना बड़ा ओहदा। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने अम्फन तूफान पीड़ितों के लिए जो पैसे भेजे थे उसे टीएमसी के गुंडों को दे दिया गया। जो राशन गरीबों के लिए भेजा गया उसे टीएमसी के गुंडे डकार गए। और ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष को टोलाबाजी, भतीजावाद, भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ममता दीदी के राज का अब अनिष्ट होने वाला है। और कहते हैं कि जब अपने ही साथ छोड़ने लगे तो समझो कि तंबू खाली होने वाला है। वैसे बंगाल की सत्ता का जो रास्ता है वो कहते हैं मां काली के शक्तिपीठ से होकर जाता है। और आज गृहमंत्री अमित शाह मिदनापुर के माता काली मंदिर पहुंचे थे। माता काली को उन्होंने दर्शन किए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसने चुनाव में जाने से पहले मां का आशीर्वाद ना लिया हो। और बंगाली समुदाय कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले मां काली का आशीर्वाद लेना भूलता नहीं है। यही वजह है कि चुनावी रण में विरोधियों को चित करने के लिए बड़े बड़े नेता मां काली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और अमित शाह ने तो अपने मिशन बंगाल की शुरुआत ही दक्षिणेश्वर में मां काली की पूजा से की थी। इस बार वो मां काली के दर्शन करते दिखे। और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई का सामना कर रही ममता बनर्जी भी, वो भी मां काली की भक्त है। दक्षिणेश्वर मां काली का ये मंदिर आदि शक्ति पीठ माना जाता और कहा जाता कि यहां पूजा करने वालों को मां काली कभी निराश नहीं करती। मां अपने भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बंगाल विजय के अभियान की शुरुआत मां काली के दरबार में हाजिरी लगाकर की है। 200 साल पुराने काली घाट मंदिर का जिक्र मनसा अल्फासन में, कंकन चंडी जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1857 में दक्षिणेश्वर मां काली शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी बने, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और उन्होंने इस मंदिर को अपनी साधना स्थली बनाया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भक्ति से खुश होकर कहते मां रोजाना उन्हें दर्शन देने आती थी। लेकिन इस बार का बंगाल का चुनावी तूफान कुछ और है। हवा का रुख अलग है और मां काली के भक्त तो दोनों हैं। जनता ये देखेगी किस पर मां की कृपा बरसती है। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने पहले ही दिन अपने दौरे से बंगाल वासियों का दिल भी जीता और कई संदेश भी दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह पूरी रणनीति और तैयारी के साथ बंगाल के रण में उतरे हैं। अमित शाह सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो मार्ग दिखाया है उससे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर होगा। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया। अमित शाह ने कोलकाता में शिव आराधना भी की। शिव पूजा के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से मिदनापुर पहुंचे।
मिदनापुर में अमित शाह ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। शाह ने शहीद खुदीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर खुदीराम का परिवार भी वहां मौजूद था। अमित शाह ने कहा कि उन्हें शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान की मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शाह ने हुंकार भरी कि जो लोग बंगाल के अंदर ओछी राजनीति करते हैं, उन्हें वो बता दें कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे, उतने ही पूरे भारत के भी। वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे, उतने ही पूरे भारत के थे। अमित शाह ने खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी सिद्धेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शाह के साथ मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी की आराधना की। दोपहर का खाना अमित शाह ने मिदनापुर में एक किसान के घर पर खाया। गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी किसान सनातन सिंह के घर मौजूद रहे। अमित शाह किसान सनातन सिंह के घर जमीन पर बैठे और दूसरे नेताओं के साथ बैठे रहे। इस दौरान किसान सनातन सिंह भी अमित शाह के बगल में बैठे नजर आए। किसान के घर भोजन करके शाह ने यह संदेश देने की भी कोशिश की कि सरकार किसानों के साथ है। भोजन के बाद अमित शाह ने किसान परिवार और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने बड़े आदमी जो हमारे गांव में आए या हमारे घर में आए, इसमें बहुत खुश हैं। जब आपको ये पता चला कि यहाँ पे अमित शाह आने वाले हैं, तो आप लोगों को कितनी खुशी हुई और तैयारियां क्या क्या करने लगे थे? खुशियाँ तो बहुत हुई। तैयारी वही इधर सब सजाने के लिए अल्पना दिया है, लाता दिया है, और इधर जो रंग टंग करने के लिए मैंने करा है इधर। बंगाल के अंदर 2016 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं कांग्रेस 44, सीपीएम 26 और बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। मगर इस बार तस्वीर बदल चुकी है और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। साथ ही 295 सीटों के चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल के किले पर फतेह हासिल करने के लिए जिस विभीषण की तलाश बीजेपी को थी, वो पूरी हो गई। आज ममता के बहुत करीबी शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में शामिल हो गए। ममता के दाहिने हाथ शुभेंदु ने मिदनापुर की रैली में अमित शाह के पैर छुए। अमित शाह के पास की सीट उन्हें दी गई थी और गृहमंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को मंच पर पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया और इस दौरान दोनों एक दूसरे से गले भी मिले। इससे शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुभेंदु का बीजेपी में शामिल होना जहां ममता के लिए बड़ा झटका है, वहीं बीजेपी के मिशन बंगाल की यह दमदार शुरुआत है। आखिर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और अधिकारी के बल पर बीजेपी 2021 चुनाव फतेह करने का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर रही है, यह सब मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल जिस आंदोलन से ममता ने बंगाल में लेफ्ट का गढ़ ढा दिया था, उस नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट यानी उस आंदोलन का खाका तैयार करने वाले ये शुभेंदु अधिकारी ही थे। जिस सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से ममता ने मां माटी और मानुष का नारा दिया था, और वो मंच जानते हैं शुभेंदु ने ही ममता के लिए तैयार किया था।
ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ जब आंदोलन की शुरुआत की थी, तब सरकार ने उसे कुचलने के लिए गोली तक चलवा दी थी। इस आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बंगाल की राजनीति में जन आंदोलन के नायक के रूप में वो उभरे। शुभेंदु अधिकारी उस वक्त कांती दक्षिण सीट से विधायक थे और उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के तहत नंदीग्राम के लोगों को इकट्ठा किया और फिर लेफ्ट सरकार के खिलाफ भूमि आंदोलन की धार तेज की। जब बंगाल में लेफ्ट को हराना तो दूर, टक्कर देना बड़ी बात थी, तब शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआई के बाहुबली लक्ष्मण सेठ को हराकर सनसनी मचा दी थी। और इसी के साथ अधिकारी ने जंगल महल यानी पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा जिलों में टीएमसी के वोट बैंक को मजबूत किया था। टीएमसी के दूसरे नेताओं के मुकाबले अधिकारी की छवि भी बहुत साफ है। उन्हें राज्य का जननेता माना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि ममता के नंबर 2 अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से उसे कई सीटों पर फायदा हो सकता है, जैसे पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम। इसके कुछ हिस्सों समेत करीब 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी का दबदबा माना जाता है। और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, 18 सीटें जीती थी। 2014 के मुकाबले 16 सीटें ज्यादा। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 40% से ज्यादा था, जबकि 43% से ज्यादा वोट हासिल कर टीएमसी 22 सीटें जीतने में ही सफल रही थी। जबकि 2014 के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हो गया था और यहीं से बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में 122 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जबकि टीएमसी की बढ़त 163 विधानसभा सीटों पर थी। विधानसभा चुनाव में महज 3 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 में 122 विधानसभा सीटों पर आगे थी और इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के बंगाल फतेह का मेगा प्लान। अब शुभेंदु अधिकारी की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। 2006 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 27% था। 5 साल में यह 39% हो गया। पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम वर्धमान जिलों में यानी पूरे जंगल महल में जिन 65 सीटों पर अधिकारी परिवार का प्रभाव है, वहां तृणमूल का वोट शेयर 28% से उठकर सीधे 42% हो गया। और 2016 में तृणमूल कांग्रेस को इन सीटों पर करीब 48% वोट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 65 सीटों में से तृणमूल ने 36 सीटें जीत ली थी और स्ट्राइक रेट 55% से ज्यादा था। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ममता के नंबर 2 अधिकारी शुभेंदु का बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा ममता के लिए झटका है। परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय संभाल रहे थे। 27 नवंबर को ही मंत्री पद छोड़ दिया था इन्होंने। तभी से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें थीं और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बंगाल दौरे के पहले दिन शुभेंदु की बीजेपी में एंट्री के साथ यह तय हो गया कि 65 सीटों पर ममता को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। दरअसल ममता पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा अहमियत देती हैं और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी बना चुकी है। और इसी बात को लेकर शुभेंदु ममता से नाराज चल रहे थे। शुभेंदु ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र भी लिख दिया, जिसमें टीएमसी पर जनादेश के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं है और पार्टी में भाई भतीजावाद है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास है, जो लेफ्ट के बाद ममता राज में भी बढ़ा और बीजेपी के करीब 150 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। मतलब विपक्ष के साथ ममता राज में बम, गोला, बारूद के इस्तेमाल की खुली छूट है और टीएमसी के गुंडे सरकार और पुलिस की मिलीभगत से खूनी हमलों को अंजाम देते रहते हैं, जिस वजह से बंगाल ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर ममता को कुर्सी सौंपी थी। वही माहौल ममता राज में जारी है और बीजेपी इसे ही चुनावी हथियार बनाकर ममता का किला ध्वस्त करने की तैयारी में है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट और ममता के राइट हैंड मैन शुभेंदु से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता था। वैसे बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बंगाल में एक 5वीं पार्टी भी है, मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम।
जिसने बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के साथ ही महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। और बिहार के बाद ओवैसी का फोकस मिशन बंगाल पर है। हैदराबाद के स्थानीय चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी का स्ट्राइक रेट शानदार था और इसी वजह से ओवैसी ने बंगाल में दूसरे दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बिहार जैसा प्रदर्शन दोहरा देती है तो फिर ममता की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। 65 सीटों पर जहां शुभेंदु ममता का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी पहले से ही ममता को टक्कर देती दिख रही है। इसके बाद अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी ओवैसी ममता का खेल बिगाड़ देते हैं तो ममता के लगातार तीसरी बार सीएम बनना मुश्किल हो सकता है। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को गठजोड़ का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ममता और उनकी पार्टी ने खारिज कर दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप लगा चुकी हैं। बिहार में पश्चिम बंगाल से सटे सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। साथ ही कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था और अगर यही खेल ओवैसी ने बंगाल में कर दिया तो नुकसान दीदी को हो जाएगा। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।